अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। अमेरिका की शिकस्त दूसरे हमलावरों और हमारी आइंदा नस्लों के लिए एक अहम सबक है। 19 साल 10 माह 3 हफ्ते और 2 दिन तक अमरीकी और एलाइड फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ने वाले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये जुमले आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला के बाद आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पर फतह का जश्न मनाते हुए कहे। 2 मरहलों में लड़ी जाने वाली इस जंग के नतीजे में 2,12,000 अमवात हुई कि जिसमें 51,000 सिविलियन, 70,000 अफगान फौजी, 2400 अमरीकी फौजी, 52,000 तालिबान, 2500 दाइश के जंगजू शामिल थे। जंग पर तकरीबन $2.26 खरब खर्च आया। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2050 तक इस कर्ज की रकम पर सूद की मद में अमरीकी हुकूमत $6 खरब से जायद अदा करती रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग के नतीजे में 58 लाख अफराद को घर बार छोड़कर मुहाजिरीन कैंपों में पनाह लेनी पड़ गई। 9/11 के बाद अमरीका की जानिब से ओसामा बिन लादेन की हवालगी के मुतालबे और तालिबान की जानिब से हवाले ना करने से शुरू होने वाली जंग ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम से शुरू हुई। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और दोहा में अमरीका तालिबान मुआहदे के बाद दूसरे मरहले यानी कि अमरीकी फौजियों के इनखला पर इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, इन 22 सालों का निचोड़ गलत फहमियों से दुनिया को पागल बनाने वालों की बातें सुनिए। To the Afghan people we make this commitment. अफगानियों से हमारा ये वादा है कि लड़ाई के खात्मे के बावजूद हम इनसे मुंह फेर कर नहीं जाएंगे। Thanks to our military, हमारी अफवाज, इत्तेहादियों और बहादुर अफगान जंगजुओं का शुक्रिया। तालिबान हुकूमत का खात्मा होने वाला है। it's coming to an end. हमने बड़े पैमाने पर तालिबान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया है। तालिबान के दिन गिने जा चुके हैं। Yes, the Taliban have got time. तालिबान के पास वक्त है इंतजार करने का, लेकिन इनका ये खेल ऐसा खेल है जो कभी कामयाब नहीं होगा। Succeed. अमेरिका की एक शादी की तकरीब पर फजाई हमले के बाद ये अफगानी लाशें तलाश कर रहे हैं। 35 लोग जाँ बहक जबकि 38 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में दुल्हन भी शामिल है जो कंधार के अस्पताल में है, दीगर जख्मी बच्चों और औरतों के साथ। बरतानवी फौजियों के इनखला का सवाल ही पैदा नहीं होता। बतौर कमांडर इन चीफ मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि अफगानिस्तान में मजीद 30,000 अमरीकी फौजी भेजना हमारे वसी तर कौमी मफाद में है। मगरबी अफगानिस्तान में अमरीकी ऑपरेशन में 90 सिविलियन जाँ बहक हुए। शुरू में अमरीका ने इस बात की तरदीद की कि कोई सिविलियन जाँ बहक हुआ है। मेरे पास आपको बताने के लिए 2 अल्फाज हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स, इसका आने का आपको पता भी नहीं चलेगा। इस 13 साला पाकिस्तानी बच्चे को सुनिए जिसकी दादी माँ ड्रोन हमले में जाँ बहक हुई। अब मुझे नीला आसमान पसंद नहीं, बल्कि मैं ग्रे रंग के आसमान को तरजीह दूंगा। जब आसमान ग्रे रंग का होता है तो ड्रोन नहीं उड़ते और थोड़े से वक्त के लिए जहनी अजियत और तकलीफ में कमी आती है। ये जंग मुतवक्का मियाद से बढ़ गई है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में हालात बदल गए हैं और हमने तालिबान की रफ्तार कम कर दी है। मेरा ख्याल है कि 2001 की निस्बत इस मुल्क में काफ़ी बेहतरी आई है और मेरा ख्याल है कि हमारे फौजियों ने जो काम यहाँ अंजाम दिया है, यहाँ से वापसी पर इनके सर फख्र से बुलंद होंगे। नाइजीरिया और अफगानिस्तान मुमकिन तौर पर दुनिया के 2 करप्ट तरीन ममालिक हैं। हम अफगानिस्तान में नेटो के सपोर्ट मिशन के लिए मजीद 440 फौजी तैनात करेंगे। चलगोजे के इस फार्म पर गुस्सा और इस्तिराब है। यहाँ पर तब ड्रोन हमला हुआ जब यहाँ पर काम करने वाले मजदूर दिन का काम खत्म करके आराम कर रहे थे। क्या अमरीकियों को नजर नहीं आया कि ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और चिलगोजे इकट्ठे कर रहे थे? वो आम मजदूरों पर हमला क्यों कर रहे हैं? तालिबान मुआहदा करने के लिए ख्वाहां हैं। जीतने के लिए तालिबान के पास कोई मिलिट्री रास्ता मौजूद नहीं है। आपकी अपनी इंटेलिजेंस का ये अंदाज़ा है कि अफगान हुकूमत गिर जाएगी। ये सच नहीं है। पीर को काबुल में वाक़े सदारती महल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जारी जंग खत्म हो गई है। बतौर बरतानवी फौजी हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको चंद हफ्तों में ही हवा में गायब होता देखना इस सवाल को जन्म देता है कि क्या हम इसके काबिल भी थे। और मेरे लिए इस लम्हे मेरे बहुत से दोस्त मुझे पैगाम भी भेज रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस काबिल था। हमें बताया गया कि हम दहशत गर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। असली दहशत गर्द तो मैं था और असल दहशत गर्दी ये कब्जा था। इस मुल्क के गरीब और मजदूर लोगों को दूसरे मुल्क के गरीब और मजदूर लोगों को हलाक करने के लिए भेजा गया ताकि अमीर तरीन हो जाए। बिना किसी नस्ल परस्ती के सिपाहियों को इस बात का इदराक होगा कि ज्यादातर वो इराकी लोगों से मुताबिकत रखते हैं, ना कि उन अरब पतियों से जिन्होंने उन्हें जंग के लिए भेजा।
अमरीकी हमले के 2 साल बाद तालिबान सरबराह मुल्ला उमर ने अफगान हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुज़ामत का फैसला किया। 2003 से 2009 के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेज और अफगान फोर्सेज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफा किया और ये तादाद 1.5 लाख तक पहुंचा दी गई। 2008 में पहली दफा ऑन द रिकॉर्ड अमरीका की जानिब से इस बात का इकरार किया गया कि तालिबान ताकत हासिल कर रहे हैं और वो जल्द या बदेर अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज हो जाएंगे। 2008 में उस वक्त के अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल डेविड पेट्रियस ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा कि तालिबान के ज़ेरे असर इलाकों से उनका कंट्रोल छुड़वाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन हालात में बेहतरी लाने के लिए बदतरीन वक्त देखना पड़ेगा। 2009 में तभी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने अमरीका, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों और अफगान हुकूमत के दरमियान हमआहंगी के फुकदान को सामने लाया गया और इसी पेपर में यह बात भी कही गई कि अफगानिस्तान में अमन लाना पहली तरजीह होना चाहिए और ऐसा करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। अगर अमेरिका, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में दूररस अमन चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कम से कम 20 साल अफगानिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के 10 साल बाद 2 मई 2011 को अमरीका अपने बुनियादी हदफ जिसकी खातिर अफगानिस्तान पर हमला किया गया था, यानी कि ओसामा बिन लादेन की हवालगी या हलाकत को हासिल करने में कामयाब हो गया और एबटाबाद में एक फौजी ऑपरेशन के नतीजे में ओसामा बिन लादेन को हलाक करने का ऐलान कर दिया गया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2011 से 2017 के दौरान तालिबान रफ्ता रफ्ता ताकत पकड़ते गए क्योंकि अमेरिका की गिरफ्त में कमजोरी वाज़े होती गई, जिसने एक खला यानी कि एक वैक्यूम को जन्म दिया। नाज़रीन, 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट इन अफगानिस्तान यूएस एग्जिट्स एंड ईरान कम्स इन में यह बात सामने लाई कि अमेरिका ने एक ऐसा खला पैदा कर दिया है कि जिसे पूरा करने के लिए खित्ते के दीगर मुमालिक मुतहर्रिक हो गए हैं। इसी तरह चीन और रूस भी खित्ते में अमेरिका की जगह ले लेंगे। इसी साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार व्हाइट हाउस में होने वाली एक अहम तरीन मीटिंग के दौरान इस बात का इकरार किया कि अमेरिका जंग हार रहा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट ट्रंप सेज यूएस लूजिंग अफगान वॉर इन टेंस मीटिंग विद जनरल्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मीटिंग के दौरान बारहा इस बात को दोहराया कि सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैटिस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डेनफोर्ड को तब्दील कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका जंग हार रहा है। नाजरीन, सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क नेटो फोर्सेज और कारकर्दगी और अफगान मदनियात में अमरीकी हिस्से पर 2 घंटे ब्रीफिंग लेते हुए नाम लेकर यह कहा, द टॉप यूएस जनरल देयर शुड बी फायर्ड। मीटिंग के फौरी बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की अफगानिस्तान पॉलिसी में तब्दीली लाने का फैसला किया और पेंटागन को नई स्ट्रैटेजी के तहत मजीद इखराजात दे दिए गए। इसी के साथ साथ नई स्ट्रैटेजी के तहत यह फैसला भी हुआ कि तालिबान के साथ इंगेज किया जाएगा और मुआहदे की जानिब बढ़ना ही वाहिद हल है। 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के आगाज की इजाजत देते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी 2019 में अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का आगाज होता है। अमरीका की जानिब से अफगान निजात साबिक सफारतकार ज़ल्मे खलीलजाद को अमरीका का खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान बना दिया जाता है और ये टास्क सौंपा जाता है कि एक ऐसा मुआहिदा किया जाए कि जिससे अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला कम से कम फौजी और माली नुकसान के तहत किया जा सके। मगर इसी साल 2019 में वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल अफगानिस्तान पेपर्स के नाम से हुकूमती दस्तावेजात शाया करते हैं। 400 से जायद शख्सियात के इंटरव्यूज अमरीकी इंतजामिया को मजबूर कर देते हैं कि अब इनखला के अलावा कोई चारा नहीं है। पेपर्स के मुताबिक अमरीकी रियासत ने अमरीकी अवाम को धोखा दिया है। उन्हें जंग के हवाले से गलत दावों की बुनियाद पर धोखे में रखा गया है क्योंकि अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो जीती ही नहीं जा सकती। मुज़ाकरात अमन के लिए नहीं बल्कि अमरीका की फेस सेविंग के लिए हो रहे थे, जिसकी खातिर अमरीका की जानिब से तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया गया और दोहा कतर में सियासी दफ्तर बनाने की इजाजत भी दी गई और अमरीका की जानिब से तालिबान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने की छुपी रजामंदी भी दे दी गई। अमरीकी तालिबान मुआहदे के महज 18 माह के अंदर तालिबान 15 अगस्त 2021 को काबुल शहर फतह कर लेते हैं। मुआहदे और इनखला के मुकम्मल होने के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन इनखला पर बजिद रहते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि मैं अमरीकियों की एक और नस्ल अफगानिस्तान मरने के लिए नहीं भेज सकता, बल्कि इस बात से भी इंकारी रहते हैं कि कितनी जल्दी तालिबान जो है वो काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। और क्या वियतनामीज का एक रिपीट हम देखेंगे, कंप्लीट डिनायल। How many thousands more Americans' daughters and sons were you willing to risk? How long would you have them stay? Already we have members of our military
whose parents fought in Afghanistan 20 years ago? Would you send their children and their grandchildren as well? Would you send your own son or daughter? I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome. नाज़रीन, 2001 में अमरीकी हमले से कबल क्लैशनकॉफ की मदद से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले तालिबान 20 साल बाद पहले से हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी इनखला के बाद तालिबान ने 85 अरब डॉलर के फ़ौजी हथियारों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें 75,000 गाड़ियाँ, 6 लाख के करीब छोटे हथियार, 200 जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर के, जिसमें 33 M17, 33 ब्लैक हॉक्स और 4 C-130 शामिल हैं। और आपको अहम तरीन खबर बताते चलें, कंदहार में रहबरी शूरा का दूसरा इजलास हफ्ते से सोमवार तक 3 दिन चला है, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी के हवाले से हतमी मुशावरत के बाद तमाम तर तफसीलात तय कर ली गई हैं। रहबरी शूरा के अहम नाम सामने आ गए हैं, आपको बताए चलते हैं। इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतरी सियासी दफ्तर के सरबरा, शेर अब्बास सतंगजई जो कि दोहा मुज़ाकराती टीम के नायब सरबरा रहे हैं, सदर इब्राहिम जो कि साबिक सरबरा मिलिट्री कमीशन रहे हैं, मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर साबिक सरबरा मिलिट्री कमीशन रहे हैं, मुल्ला फाजिल जो कि साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं, मुल्ला अब्दुल मनान बरादर मुल्ला उमर और मौलवी नूर मोहम्मद साकिब जो साकिब चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अमीर खान मत्तकी साबिक वजीर इत्तलात और 3 अहम शख्सियात दोहा मुज़ाकराती टीम के जो रुकन रह चुके हैं। इनके अंदर अब्दुल सलाम हनफी, कारी दीन मोहम्मद, लतीफ़ मंसूर, शेख कासिम मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिक सफारतकार मोहम्मद जाहिद अहमदी जी भी इस शूरा का हिस्सा होंगे और मौलवी अब्दुल कबीर साबिक गवर्नर नंगरहार, साथ ही आलमदीन शेख अब्दुल हकीम शरई का भी नाम इसके अंदर फाइनलाइज किया गया है और साबिक ग्वांतनामो बे के कैदी नूरुल्लाह नूरी भी शामिल हैं। और दीगर बड़े नामों में अब्दुल रहमान, मुल्ला गुल आगा, अमीर हक्कानी, मुल्ला मोहम्मद हसन, शेख शरीफ, फैजुल्ला खान और ताज मीर भी इसमें शामिल हैं। नाज़र, आपको एक और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से आगाह करते हैं कि दोहा में तालिबान मुज़ाकराती टीम के नायब सरबरा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगजई ने 2 अहम मुलाकातें की हैं। पहली चीनी सफ़ीर से और दूसरी कतर में हिंदुस्तानी सफ़ीर दीपक मित्तल से मोहम्मद अब्बास की मुलाकात हुई है। इस सारे सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेने के लिए मारूफ तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, डायरेक्टर ऑफ एनालिटिकल डेवलपमेंट एट न्यूज़लाइंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी पॉलिसी इन वाशिंगटन। डॉक्टर कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि अनफॉर्चुनेटली आज आखिरी दिन है, 12 बजे इनखला का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, बट इट सीम्स टू बी गेटिंग अगलियर एंड अगलियर फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्या होते देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाहिर है प्रॉब्लम है, और ये जो है जिस तरीके से ये विड्रॉल और इवैक्यूएशन सारा हुआ है, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, नालायकी का सबूत दिया गया है, तो वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि अमेरिका जो है अब निकल रहा है, तो ये निकलते निकलते जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक ब्लंडर्स हुए हैं और गलतियां हुई हैं। लेकिन आगे चल के आई डोंट थिंक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब ये इवैक्यूएशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बाइडेन इंतजामिया दोबारा जो ना विल रीगेन इट्स बेयरिंग, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि तालिबान जो हैं उनको बहुत सख्त जरूरत है अमेरिका की, वरना मुल्ला बरादर जो हैं वो डायरेक्टर बर्न्स के साथ बिल्कुल मुलाकात ना करते। डॉक्टर साहब, क्या आपको महसूस हो रहा है कि लो स्केल फॉरेन इंटरवेंशन की भारहा मुस्तकबिल में जरूरत पड़ सकती है कि अमेरिका दोबारा फौजी भेजने पर मजबूर हो सकता है, गिवन द इंस्टेबिलिटी एंड द मिसाइल्स एंड द रॉकेट अटैक स्टिल? जी बिल्कुल, देखें ये इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि देखना पड़ेगा कि आगे चल के होगा क्या। अगर तो तालिबान की, जो मेरी अपनी जाती पेशन गोई यही है कि जो तालिबान की जो एमरेट 2.0 है, जो भी वो रियासत कायम करना चाह रहे हैं, वो कायम तो कर लेंगे, लेकिन उसको जो है वो रूट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, बहुत सारी वजूहात हैं। और फिर यह है कि उसका फायदा जो है वो फिर दाइश को होगा, और दाइश के फैलने का बहुत ज्यादा अंदेशा है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ये एक सिंगुलर बैटल स्पेस बनने वाला है। तो उस सूरत हाल में मुस्तकबिल में जाकर तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है कुछ जो है ना फौजी दोबारा भेजे, जैसे कि इराक में हुआ था 2011 के आखिर में बड़े पैमाने पे इनखला हुआ था, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ किए गए थे। लेकिन 2014 में जब दाइश ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, तो उसके बाद फिर से 5 से 6 हजार फौजी भेजे गए थे लिमिटेड जो है दौरानिये के लिए। तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा साथ देगी अमेरिका का, कि जहां पर जो है अपना जैसे इंतजामिया, बाइडेन इंतजामिया जो है वो कह रही है कि
ये ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज होंगी, उसके ऊपर तशरीह नहीं की गई। मुझे लगता है कि उसमें कोई नई टेक आएगी जो ड्रोन कैपेबिलिटी को जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना एनहेंस करेगी। और फिर ये है कि उस तरीके से जो है अनलेस के बहुत ही कुछ शदीद सूरत हाल खराब ना हो जाए, तब तक जो है वो अमेरिका डिस्टेंस से जो है स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी और स्ट्राइक्स किया करेगा। We're going to take a very short break. We're going to be right back. Dr. Kamran Bukhari, Director of Analytical Development at Newsline for Strategy and Policy, Washington से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि फिर आप मुस्तकबिल में स्ट्राइक्स किस तरह की देख रहे हैं, मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा? बिकॉज पाकिस्तान बारहा वाज़े मौक़िफ़ दे चुका है कि हम नहीं मदद करेंगे ना बेसिस देंगे। जो कैरियर बेस्ड स्ट्राइक्स है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो है वो मॉडस ऑपरेंडी होगा फॉर बेसिंग। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी उनको बेस इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस किस्म के हैं, वो अनरिलायबल है। फिर ये कि अमेरिका डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता, और जो है आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर के जो ना आने वाले 1-2 सालों में जो है वो टेक जो है इस हद तक जो है वो एडवांस कर चुकी होगी कि ये इस तरह की बेसिस की जरूरत नहीं होगी जिस किस्म के ऑपरेशन करने की अमेरिका जो है वो अपना जो प्लानिंग है अमेरिका की, जिस किस्म की ऑपरेशंस की। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब आप बारहा ये भी लिख चुके हैं कि कामयाब होने के लिए, अपनी बका सर्वाइवल के लिए तालिबान जो है उनको तब्दील होना होगा, लेकिन वो हो नहीं सकते, नॉट विदाउट कॉजिंग एन इंटरनल रप्चर, आप ये कहते हैं। सो आपके मुताबिक ये मूवमेंट जो है वो प्रैग्मेटिक और नजरियाती यानी कि आइडियोलॉजिकल एट द सेम टाइम बैक वक्त नहीं हो सकती। तो इस बार शायद हम सिविल वॉर बिटवीन वॉरलॉर्ड्स और मुजाहिदीन ना देखें, मगर जिहादिस खाना जंगी जो है ये तो बहरहाल देखने को मिल सकती है। डू यू थिंक दे वुड बी अ पॉसिबल सिविल वॉर? जी, वो तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दाइश ने जो हमले किए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी इब्तिदा हो चुकी है उस जंग की, जिसको इंट्रा जिहादिस्ट यानी जिहादियों के माबैन जो है मुख्तलिफ जिहादियों के माबैन जो लड़ाई हो रही है वो तो शुरू हो चुकी है। एक तरफ दाइश है, एक तरफ तालिबान है, और तालिबान का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 20 साल जो है वो अपने लोगों को एक कंडीशन किया है आइडियोलॉजिकली, और जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अचानक ये कहना शुरू कर दें कि अच्छा भाई वो खवातीन को ना सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी जाए बल्कि उनको वर्क स्पेस में इजाजत दी जाए, उनको पब्लिक अफेयर्स में जो है मुकाम दिया जाए। तो ये तो वो हजम नहीं कर सकेंगे उनके फाइटर। इसी वजह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को खुलकर ये कहा था कि हम औरतों से अपील करते हैं कि वो जो है कुछ अरसे के लिए वो अपने घर में ही रहें, क्योंकि हमें बहुत टाइम चाहिए होगा अपने फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए, कि ताकि वो उनको कैसे जो है वो जो बेस्ट तरीके से उनको कैसे ट्रीट कर सकें। अब ये कोई चीज ओवरनाइट तो नहीं होगी, ना हफ्तों में होगी ना महीनों में होगी। आइडियाज इस तरह थोड़ी तब्दील होते हैं, तो मतलब ये तो सालों की बात है, दिहाइयों की बात है। तो मैं नहीं समझता कि ये तालिबान अगर प्रैग्मेटिक होंगे, मुझे लगता है जो सूरत हाल होगी वो ये होगी कि तालिबान का कुछ हिस्सा वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी आने वाले दिनों सालों में वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। बहुत सारे तालिबान जो रेडिकलिज्म नहीं छोड़ना चाहेंगे वो दाइश की तरफ चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो तालिबान जो मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं वो नॉन तालिबान फैक्शंस के साथ मिलकर दाइश का मुकाबला कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो मैं समझता हूं देयर इज होप। अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि we're looking at a very long. That's very interesting. So आप कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली अब ये रप्चर आना ही आना है, मगर मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि आईसिस के यानी कि दाइश जो है वो बेहतरीन पोजीशन में है इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के, और हमारे ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स पूरी दुनिया के हैं। गो के तालिबान बहरहाल ये एश्योरेंसेस दे चुके हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन इस टेक ओवर के बाद दीगर ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पेस अब मिल जाएगी वंस अगेन अफगानिस्तान में ऑपरेट करने की। आपका ये बहरहाल मानना है कि ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट जो है इनसे अलग नहीं होंगे, मगर वो कह रहे हैं हम अलग होंगे। आप कोई नेक्सस डेवलप होते देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर इस्लामिस्ट मूवमेंट्स और दाइश के दरमियान, बिकॉज देयर ओवर 2 डजन मिलिटेंट ग्रुप्स रिपोर्टेड टू बी स्टिल एक्टिव इन द रीजन? जी देखें, ऑलरेडी टीटीपी, लश्कर जंगवी और इस तरह के दीगर जो ग्रुप्स हैं वो आईसिस का हिस्सा हैं। आईसिस कोई सीरिया इराक से तो नहीं आई ना, वहां से तो लोग नहीं आए, पैराशूट नहीं हुए अफगानिस्तान के अंदर। वहां से तो कुछ जो है लोग आए, उन्होंने कहा अच्छा भाई हमारे हाथ पे बैत कर दो, उन्होंने जो है कुछ वसाइल उनकी तरफ रीडायरेक्ट कर दिए।
और जो है लेकिन फाइटर और जो लीडर और जो कोर है ग्रुप का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो साबका अफगान तालिबान है, साबका अलकायदा, साबका पाकिस्तानी तालिबान, जमात अहरार, लश्कर जंगवी, यहाँ तक के लश्कर तैयबा के लोगों की भी बात की जाती है, जैश ए मोहम्मद के लोगों की भी बात की जाती है, और बहुत सारे और जो अनासर हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर उसमें शामिल हुए हैं। इसमें फॉरेन फाइटर्स हैं, सेंट्रल एशियन, रशियन फेडरेशन के लोग हैं, तातार्स हैं, चेचन्स हैं, वीगर्स हैं, सो ये अरब्स हैं। सो ये जो है मतलब इनको ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब, मुकम्मल अमरीकी इनखला के बाद, जो कि अब आज ऑफिशियली हो जाएगा, हुकूमत भी बनानी है, हुकूमत बनाएंगे ये तालिबान ने कहा था कि एक दफ़ा ये डेडलाइन आ जाए, विच इज़ टुडे। आप किस तरह की हुकूमत देख रहे हैं, अमरात 2.0 जिसको आप कहते हैं, व्हाट विल इट लुक लाइक? आपको लगता है कोई इंट्रा तालिबान पावर शेयरिंग जो है वो क्या प्रॉब्लमैटिक साबित होगी? क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो दीगर नॉन तालिबान एलिमेंट से भी करनी है। टू व्हाट एक्सटेंट विल दैट हैपन? जी देखें, ये इनके लिए बहुत बड़ा मुहिम्मा है। एक जो तो वो रीअश्योरेंस तो उन्होंने देनी है उनको, जो उनके ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं उनको तनख्वाही सी बात की दी जा रही है कि भाई वो दुनिया के सामने एक पॉजिटिव जो है इमेज क्रिएट करें, लेकिन बातें अपनी जगह होती हैं, क्या उनके पास ये सलाहियत है कि वो डिलीवर कर सकेंगे? तो मैं समझता हूं कि वहां पर वो बहुत कमजोर हैं। एक तरफ देखिए, इससे पहले कि वो नॉन तालिबान यानी जो एंटी तालिबान जो है ना फोर्सेज हैं, जो मजमुआ है, उनके साथ कोई जो है वो पावर शेयरिंग की बात कर सके, उनको अपना अंदरूनी पावर शेयरिंग को बैलेंस करना होगा। तालिबान किसी एक तंजीम का नाम नहीं, तहरीक का नाम है। इस तहरीक के अंदर बड़े धड़े हैं, हक्कानीज अपनी जगह पर हैं, जो नेटवर्क है उनका। उसके अलावा आपका जो कोर जो है, जो कंदहार जो है ना, हेलमंद, उरुज़गान बेस्ड जो सदर्न जो है तालिबान है वो हैं। फिर जो इनकी जो शूरा है वो एक अलग जगह, जिसको क्वेटा शूरा कहा जाता है, वो एक अलग जो है ना कॉन्स्ट्रक्ट है, जो कि बैटल स्पेस में नहीं था। फिर बैटल स्पेस के कमांडर्स हैं, फिर इनकी पॉलिट ब्यूरो है कतर के अंदर, फिर वो लोग हैं अकलियतों के अंदर से, जिसमें हजारा, तुर्कमेन, उज़्बेक, ताजिक, कि जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों में इनके रैंक्स ज्वाइन किए। जब उनको हवा का रुख पता चला कि ये जो है बेहतर है उनके लिए कि वो तालिबान को ज्वाइन कर लें बजाय इसके कि वो अफगान रियासत का साथ दें, उन्होंने जो है उनको भी हिस्सा चाहिए। फिर आते हैं ये तालिबान, नॉन तालिबान के ऊपर, जिसमें अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमत यार, हामिद करजई, ये जितने लोग जो अफगानिस्तान से नहीं गए, और फिर आप पंजशीरियों को ले लें जो कि जो है वो रेजिस्टेंस महाज का बनाया हुआ उन्होंने, अहमद शाह मसूद, अहमद वली मसूद जो भी पाकिस्तान भी आए हुए थे, फिर अमरुल्लाह साले भी वहीं पर हैं। इन सब को कैसे वो दे पाएंगे? इतना तो वो मतलब पाए के इतने हिस्से नहीं किए जा सकते कि उनको बिल्कुल ही ठीक तरीके से, बैलेंस तरीके से सब में बांट दिया जाए। तो और फिर यह है कि चपकलिश होगी अफगान तालिबान की अपने अंदर। मुल्ला बरादर जो हैं वो प्रैग्मेटिक फेस हैं, वो डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस विलियम बर्न से जाके बात कर लेते हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह का तो पता नहीं कि वो कहां पर है, वो अमीरुल मोमिनीन होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसकी जो वो आर्किटेक्चर है वहां से बोरो करेंगे, कि मुल्ला लोग होंगे जो कि ओवरसाइट करेंगे जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो जो है कोई और इदारा है। तो आप माजी में भी आप इरानियन मॉडल का लिख चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, एसेंशियली यही एक हुकूमती स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का मॉडल ही तालिबान रेप्लिकेट करेंगे फिर इन द कमिंग डेज? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो मॉडल है वो ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के लिए जो है वो एक अपना अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे देखें अब तालिबान के जो ये जितने फाइटर्स हैं, ये जिनका जो है वेस्टर्न प्रेस में कहते हैं तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं ये फाइटर्स टोटल। तो ये क्या ये पुलिस में भर्ती हो जाएंगे? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के में चले जाएंगे? फिर क्या ये लोग जो है अफगान नेशनल आर्मी में जुम हो जाएंगे, या इनको एनडीएस में डाला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जैसे जब वो ईरानी इनकलाब आया था तो खोमेनी और उनके फॉलोअर्स ने अपनी नई रेजीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बनाए थे। मैं समझता हूं कि तालिबान के फाइटर्स का भी इस तरह का एक इदारा होगा। हो सकता है कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर का जो है मॉडल इख्तियार करें, या लेबनीज हिजबुल्लाह का इख्तियार करें, कि जो एक रियासती इदारे होंगे, पुलिस होगी, फौज होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, लेकिन ये साथ में एक एलीट फोर्स होगी जो कि इनकी एमिरेट 2.0 की वो आइडियोलॉजिकल और फिजिकल जो है सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगी, को उसका जो है जिम्मेदारी संभालेगी। तो ये उसी तरीके, और कोई इनके पास मॉडल नहीं है ना। पाकिस्तान का तो मॉडल नहीं ले सकते। पाकिस्तान के अंदर तो जो है एक
जमहूरी जो है इदारे हैं और उसके साथ साथ फिर एक हाइब्रिड रेजीम है जहां पे मिलिट्री डोमिनेंस ओवर द सिविलियन सेक्टर है, तो वो तो मॉडल इनका नहीं हो सकता। पाकिस्तान की रियासत बहुत मुख्तलिफ है, मुआशरा बहुत मुख्तलिफ है, तो कहां से सीखे? क्या मॉडल कहीं से तो लाएंगे ना, अपनी तरफ दोबारा तो री इन्वेंट द व्हील तो नहीं हो सकता, और ना ही जो है ना ओवरनाइट ये नया कोई मॉडल बना सकेंगे, क्योंकि ये इनको बड़ी तेजी से हुकूमत तश्कील करनी है, कहीं से बोरो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर कामरान बुखारी साहब मौजूद थे। आने वाले दिनों के अंदर कौन सा मॉडल अब पेश करेगी तालिबान शूरा की क्या शक्ल होगी? अभी भी एयरपोर्ट का कंट्रोल इनकी लीड फौज बदरी 313 कर चुकी है। वी विल कीप यू अपडेटेड। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से। 2015 से जारी पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक कलीदी कजिया तय पा गया है। 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत के इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आइंदा माह बैक वक्त इकदाम का सिलसिला शुरू किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 1100 किलोमीटर तवील पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनाने पर इत्तफाक एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है कि जिसका आज अनाउंसमेंट किया गया, जो दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को अस्सिर नौ तय करेगी। नाजरीन, नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में यह मुआहिदा दोनों फ्री कैन के मुतफिका दस्तखत के तकमीली मराहिल से गुजर चुका है, जिस पर उस वक्त के रूस के वजीर तवानाई अलेक्जेंडर नोवेक और पाकिस्तान के वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने दस्तखत किए थे, मगर यह मंसूबा अमलन शुरू ना हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान आने वाले रूसी वक्त का कहना था कि मुआहिदे की तकनीकी जुज़्व और डिटेल जो है बशमूल फील्ड सर्वे जांच पड़ताल में मजीद तेजी लाई जाएगी और पाइपलाइन को सिंध में जेर जमीन गैस जखीरा करने वाले मुजवजा मंसूबों और मुल्तान में तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन क्रॉसिंग पॉइंट से जोड़ने के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। ताज्जुब की बात यह है कि इस अहम तरीन मुआहिदे पर दस्तखत होने से कबल हुकूमत वक्त बराबर तजब्जुब का शिकार दिखाई देती रही है। अब से 8 माह कबल 25 नवंबर 2020 में नदीम बाबर ने ऐलान किया था कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। हमाद अजहर ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस अहम संग मील पर दस्तखत मई में होने हैं, लेकिन इसी साल 14 जुलाई को वजीर आजम के मुआविन खसूसी ताबिश गोहर ने कहा कि रूस से मुआहिदा महंगा पड़ेगा, मुआहिदे की तकमील में ताखीर होगी और इस मुआहिदे से बेहतर है कि दोनों सुई कंपनियां पाइपलाइन खुद लगाएं। और हमाद अजहर ने जवाब दिया कि सुई गैस की कंपनियां 42 इंच से ज्यादा पाइपलाइन बिछाने की सलाहियत नहीं रखती। एक कंफ्यूजन दिखाई दी और इस मामले पर हुकूमती बुज़रा में शदीद इख्तलाफात भी सामने आए। मुलाहिजा कीजिए। 5 साल से हम रशिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और ये हमारी पाइपलाइन बनाएगा। हम बहैसियत कौम के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपना पूरा का पूरा दारोमदार एक बैरूनी कुव्वत पे डाल लें। यकीनन जो पाइपलाइन बनेगी वो महंगी होगी, तो मेरा जो मशवरा है वज़ीर आज़म को जो कि मैंने दिया है कि ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नौदन को दे देना चाहिए, वो जल्दी और सस्ती ये गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। इसमें माहिरीन का ये ख्याल है कि 56 इंच की पाइपलाइन होनी चाहिए, जिसकी एक्सपर्टीज़ और इक्विपमेंट जो है वो रूस के पास जो है वो शामिल है, और हमारी कंपनियों को एक मौका भी मिल सकता है कि वो इससे सीखें और 56 इंच की जो पाइपलाइन ले करनी है वो ले करें। 4 अगस्त को मुआविन खसूसी बराए एनर्जी और पेट्रोलियम ने वफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिखकर बाकायदा अपने खदशात से आगाह किया। उनकी आजाना राय में इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को 321 अरब रुपए के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के जरिए फाइनेंस किया जाना चाहिए, कि जो पहले ही अवाम से इस मकसद के लिए इकट्ठा किया जा चुका है, ना कि किसी तीसरे फरीक के कर्ज और एक्टिविटी से और इक्विटी से, कि जो गैस सारिफीन के बिल में इजाफा करेगा। नाज़रीन, उनका यह भी मानना था कि पाकिस्तान के लोगों को एक ही असासे के लिए 2 बार अदायगी नहीं करनी चाहिए। हम अगले 10 से 15 सालों के लिए मुतवक्के गैस की मांग को निस्बतन छोटी 42 इंच की कतर की पाइपलाइन के साथ मुमकिन तौर पर कम पेशगी प्रोजेक्ट लागत पर पूरा कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तरक्की में संग मील की हैसियत रखने वाले इस मुआहिदे पर क्या तमाम इदारे बशमूल हुकूमती वज़रा एक पेज पर हैं? ये मुआहिदा 2 बार दस्तखत के मराइल से गुजर चुका है और क्या मौजूदा हुकूमत इस मुआहिदे को पाए तकमील तक पहुंचाएगी? बात करते हैं वफाकी
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से, जिन्होंने आज इस हवाले से अनाउंसमेंट भी की काबीना की मीटिंग के बाद। फवाद साहब फरमाइएगा, 56 इंच नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आपने आज अनाउंसमेंट की, 1000 किलोमीटर लंबी होगी, ये 1600 MMCFD गैस की कैपेसिटी इसकी बताई जा रही है, जो मजीद कंप्रेसर्स लगा के 2000 MMCFD भी से ऊपर इसको ले जाया जा सकेगा, ये एक्सपर्ट्स भी हमें बताते हैं। लेकिन इसको हतमी समझा जाए, क्योंकि हमाद अजहर साहब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते दिखाई दिए हैं, लेकिन ताबिश गोहर बहरहा ऑन द रिकॉर्ड आके इसके मुखालिफ रहे हैं। देखिए, मैं ये इस तरह की जो बहस है ये तो जाहिर है होगी ना, जब इतने बड़े आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आंखें बंद करके तो नहीं कोई साइन करेगा, लिहाजा इसके ऊपर जो बहस है, जो गुफ्तगू है। लेकिन फवाद साहब, साबिक मुशीर नदीम बाबर साहब ने तो 25 नवंबर 2020 में दावा कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की, कि फरवरी मार्च में 2021 में ये गैस पाइपलाइन पे काम शुरू हो जाएगा, ज़मीन का भी कहा। लेकिन जून 2021 फास्ट फॉरवर्ड करें इस साल, तो ताबिश गोहर साहब आते हैं, मशवरा देते हैं कि ऐसा तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सस्ती और जल्द बनने वाली पाइपलाइंस तो हमारी पाकिस्तान की गैस कंपनीज बना सकती हैं, ठेका इनको दिया जाए, रशिया को ना दिया जाए। सो रशिया से तो 1.5 साल एग्रीमेंट्स में लगेगा, ये हमें बताया जा रहा था नदीम बाबर की तरफ से, और अब एक बार फिर आपने इसको अपना लिया, ये हतमी है, बिकॉज देयर हैज बीन कंफ्यूजन। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे और एक मेगा प्रोजेक्ट्स $3 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा, तो जाहिर है कि उसमें प्रो कॉन्स हर चीज़ डिस्कस होगी। कई लोगों के नज़दीक एक ओपिनियन वे करेगी, कईयों के नज़दीक वो ओपिनियन वे नहीं करेगी, और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो होती है। और उसका तरीका यही होता है कि पहले कैबिनेट कमेटी, पहले जो मिनिस्ट्री है वो अपने तय काम करती है, फिर उसके बाद वो कैबिनेट कमेटी और एनर्जी के पास लेके जाती है, वो उसको देखते हैं, उसके बाद वो वफाकी काबीना में जाता है, और जब वफाकी काबीना से अप्रूवल हो जाती है तो वो फिर हतमी हो जाता है। तो अब इसमें तीनों स्टेजेस जो हैं वो चूँकि मुकम्मल हो चुके हैं, तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये जो तमाम तजावीज़ थी, तमाम बातें थी, उनको बहस के बाद जो है हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये हतमी समझा जाए सर, बिकॉज बहरहाल पॉलिसी स्टेटमेंट्स तो ताबिश गोहर ट्विटर पे देते रहे हैं, लेकिन सर ओवरऑल भी अगर आप देखें, वजारत पेट्रोलियम और तवानाई में बहुत इंस्टेबिलिटी देखी आई है इन 3 सालों के अंदर। ताबिश गोहर माजी में उमर अयूब और नदीम बाबर से अपने उनके डिसएग्रीमेंट से, उन इख्तलाफात पे हटा दिए गए, फिर उनको वापस इंडक्ट कर लिया गया, फिर नदीम बाबर को हटा दिया गया, कुछ अरसे बाद आपने उमर अयूब साहब को हटा दिया, उनको तब्दील कर दिया। किसी वजीर का आज तक जो है उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जो सवाल उठाए गए या गलत फैसले किए गए उसका सवाल नहीं किया गया, सिर्फ म्यूजिकल चेयर्स खेली आपने 3 सालों में। देखिए, मुझे तो आपका सवाल समझ नहीं आया, और आपकी मतलब ख्वाहिश आपकी हो सकती है कि जो वजीर आपको पसंद नहीं है उसको जेल में डाल देना चाहिए हटाने के बाद, लेकिन जाहिर है कि फिर बेतुकी से ख्वाहिश है, इसका तो मतलब मुझे नहीं समझ आती, मतलब क्या जिम्मेदारी उसको लगाए। एक जो मिनिस्ट्रीज हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसमें मिनिस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर ने लेके एक बंदे से लेके दूसरी को दे दी, बट मतलब 10 इंटेल के उसको लाजमन उसके ऊपर केसेस बनाने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं फवाद साहब आपको समझाए देती हूँ, गलत फैसले किए हैं आप लोगों ने 3 सालों में, फिर फैसला साजी में आप लोगों ने मुस्तकिल ताखीर की है, इस गरीब कौम को 122 अरब का आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया सिर्फ तवानाई और पेट्रोलियम के गलत फैसलों में। फॉर इंस्टेंस मिसाल देती हूँ, ट्रैफिक पूरा ने कोविड दौर के अंदर ही $4.70 में पाकिस्तान की सारी डील्स खरीदने की पेशकश की, नदीम बाबर साहब ने नहीं एक्शन लिया, नहीं कबूल की, नोबडी वाज देयर टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, जवाब भी नहीं दिया, चले गए। 2020 की बात कर लीजिए, आपका ब्रेंट $16 पे मिल रहा था, हेजिंग करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, अगेन वी डिड नॉट डू इट सर। टाइम पे कार्गोज नहीं ऑर्डर किए जाते इस मुल्क के अंदर, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और ना ही एहतसाब है। ये मैं कह रही हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है किसी को जेल में डाला जाए, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश नहीं है कि 122 अरब का आप लोग नुकसान करें और सवाल ना पूछें। एनर्जी और गैस का शोबा शदीद बहरान के थ्रू गुजर रहा है, एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कमान जैसी कोई संभालता है आप लोग हटा देते हैं बंदे को। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, इसमें चेंजेस वगैरह तो होती रहती हैं और पॉलिसीज कंसिस्टेंट होती हैं, लोग तो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, बट अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। That's probably a better answer सर। मगर 2 नए RLNG टर्मिनल्स भी 2023 के अंदर मुतवक्के हैं, क्या उससे पहले हम देख लेंगे कि फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स और तमाम तरह इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी जो है और डिज़ाइंस जो हैं वो इस नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के हवाले से फाइनलाइज हो जाएंगे? ये जो इस वक्त मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज हैं, दोनों का ही ये ख्याल है, इवन जो हमारी इस वक्त पोर्ट कासम की अथॉरिटीज़ का भी और जो एनर्जी मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी ये ख्याल है कि वो इंशाअल्लाह ताला
2023 तक ये कर पाएंगे। A little bit on the political side, फवाद चौधरी साहब, आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, सो ऑफ कोर्स मुझे बताइएगा, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। लीगी रहनुमा जो हैं राना सनाउल्लाह और मोहम्मद ज़ुबैर समेत वो हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि 2022 इलेक्शन ईयर है, इंतखाबात का साल है और आप लोग खुद कराएंगे। कितने इम्कानात हैं हुकूमत के, आपकी हुकूमत के, कि खुद अगले साल इलेक्शन कॉल कर दे? मुझे समझ नहीं आती कि बंदा कोई अहमियत देने से पहले लोगों को भी देख लेता है। मतलब जुबैर साहब तो कहीं से काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते, उनको क्या फायदा इलेक्शन जल्दी हो या बाद में। ये इसी तरह से जो बिलावल साहब है वो कहाँ से लड़काना के बगैर कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो इस वक्त ये जो लोग जो बातें कर रहे हैं ये ऐसे मीडिया में एक छुल्ली छोड़ने की ताकि हमारी खबर लग जाए, इससे ज्यादा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की कोई मुल्क में। और दूसरा क्योंकि जो लोग हैं वो समझते हैं कि अक्लमंद लोग अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। इस वजह अफगानिस्तान की हमारी एक इंटरनेशनल सिचुएशन है, रीजनल जिस किस्म की सिचुएशन है उसमें हम क्या पाकिस्तान क्या लोग पागल हैं कि हम इलेक्शन अपने तरफ खोल लें। अभी स्टेबिलिटी चाहिए, अभी थोड़ा आगे चलने दें और मामला इंशाअल्लाह ताला बड़े बेहतर हुए हैं। इकोनॉमी के तौर के ऊपर भी सियासी इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, और ऐसी इन लोगों की बातों को बढ़ा चढ़ा के देने की क्या जरूरत है, या तो कॉमन सेंस पे। अच्छा तो सर ये एक वफाकी वजीर की तरफ से हमारे लिए बड़ी खबर है। आप कह रहे हैं कि अभी खित्ते की सूरत हाल अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हम पागल हैं कि हम इलेक्शन कॉल करेंगे, बट कुछ लोग हैं जो भारत कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इंक्लूडिंग फैसल वाडा साहब। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनाने की जरूरत है और कोई एक जमात जो है इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। आप इत्तफाक करते हैं इस हवाले से? मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये लोग तो ऐसे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मेहनत तो करते नहीं है। अपोजिशन का काम ये था कि वो रोज ऐसे ही एक चुल्ली छोड़ दे और मीडिया में जिंदा रहने के लिए कुछ इनोवेशन चाहिए। वो पढ़ के बात किया करें, उन्होंने कभी ना कुछ पढ़ा ना कुछ। हमारे जिस तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स की हमने बात की, उन्होंने देखा तक नहीं और आके इलेक्शन रिफॉर्म मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने 2 मीटिंग्स हमने बुलाई अपनी स्टैंडिंग कमेटी की, उनके लोगों ने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने एक लफ्ज नहीं पता उनको कि ये लॉ है क्या, कानून क्या, उन्होंने जाके उसको जो है बाइकआउट कर दिया। सो जिस किस्म का एटीट्यूड है अपोजिशन का, ये तो बिल्कुल खलंडरास एटीट्यूड है। ना इनको मतलब अभी अफगानिस्तान की अगर रीजनल सिचुएशन का आप इनसे पूछें, आप लोगों से पूछें जब ये जॉइंट सेशन था, और स्टैंडर्ड पूछें लोगों से कि बिलावल का और शहबाज शरीफ ने जो तकरीरें की थी, किसी को याद भी है उन्होंने क्या बात की थी। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे लोग इस मुल्क में क़यादत के उम्मीदवार हैं, शर्म ही आती है इनको देख के। फवाद साहब, जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक बार फिर अपोजिशन को पेशकश की है, पंजाब में बुज़दार साहब और वफाक में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने की, अगर आपके लिए 2 साल ये कलीदी हैं परफॉर्मेंस के लिए, डिलीवरी करने के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन इफ पुश कम्स टू शव मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपके लिए अगर इकट्ठी हो जाए इन नुक्तों के ऊपर अपोजिशन? हैसियत ही नहीं है इनकी। 6 लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनके पास क्या उनकी हैसियत है कि वो पंजाब में तब्दीली ला सकें। बिलावल भुट्टो को कहें कि जो सीट के उनको चैलेंज करते हैं आके पंजाब से इलेक्शन लड़के दिखा दें। वो जिसको टिकट देंगे पीपल्स पार्टी का, उसकी वोट 10,000 माइनस हो जाती है। राजा परवेज अशरफ है, मुस्तफा नवाज कोकर है, कमर जमान कायरा है, इनके पास पीपल्स पार्टी का टिकट ना हो ना, ये 5-5, 6-6 वोट ज्यादा ले लें। ये पीपल्स पार्टी के चक्कर में बेचारे 8-8, 10,000 वोट कम ले, 5-5, 7,000 वोट के ऊपर खत्म। फवाद साहब, इंतखाबी इस्लाहात पे आपने आज भी अपोजिशन को दावत दी है, सफारिशात सामने रखने का कहा है। अपोजिशन तो बहरहाल रजामंद नहीं है इस हवाले से, तो इंतखाबी इस्लाहात कैसे मुमकिन होंगी? डू यू हैव द नंबर्स? नहीं, वी हैव द नंबर्स। ये तो हमें देखिए ना, ये तो हमारी मैग्नेनिमिटी है कि अभी तक हमने एक्ट पास नहीं करवाया और अभी तक हम निगोशिएशंस कर रहे हैं। हमने अपने 49 पॉइंट्स के ऊपर ये अपने रिफॉर्म्स दिए हैं, जिसमें EVM भी एक शामिल है। अब हम ये कह रहे हैं अपोजिशन को, आपको नहीं पसंद, आप अपनी रिफॉर्म्स ले आइए। एक तरफ हम कहते हैं धांधली होगी, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और उसके बाद हम रिफॉर्म करने को भी तैयार नहीं है। सो दिस शोज एक्चुअली द एटीट्यूड ऑफ अपोजिशन कि वो कितने नॉन सीरियस लोगों का एक ग्रोह है, जिसको सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से हम इक़्तिदार में ले और हम उसमें शामिल हो जाए। इसके अलावा तो नाम की कोई पॉलिसी है ना, विजन है ना, कोई आगे जाने का उनके पास कोई रास्ता है, टामक कोइयां मार रहे हैं। अगर चौधरी साहब ये बताइएगा कि अपनी अचीवमेंट्स, अपनी काबिलियत के ऊपर आप लोगों को कितना भरोसा है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, मगर ये ऑपोजिशन की नाकामी के बायस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 9% के करीब रहेगी, और मुस्लिम लीग नवाज से अगर आप कंपैरिजन करें, उनके तीसरे साल में 2.86 थी ये, और तब खान साहब कहते थे कि बेड़ा गर्क हो गया है गरीब आवाम का, सबका वो हो गया। पाकिस्तान में आज एज़ वी स्पीक गुर्बत की शरह 5.4% तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता
एक साल में 1% इजाफा हुआ है इसके अंदर। सो आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग इनकी नाअहली के ऊपर, इनके मुनकसिम होने पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए? अच्छा, पहले तो मैं आपसे एडवाइस आपको ये करूंगा कि ऐसे ही गूगल इंटरनेट के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आया जाए ना, तो उसको ऑथेंटिक फिगर बना के आगे ना दे दिया करें। मसलन अभी आपने जो गुर्बत में इजाफे की बात कही 5.1% या 1%, किसी ने नहीं कहा कि ये गुर्बत बढ़ गई। सो इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप डाटा पेश करें तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो महंगाई की शरह है, ये 27% ओवरऑल हमारी खाने पीने की और बाकी चीजों में इजाफा हुआ है, लेकिन आमदनी में 37% इजाफा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मीडिया के लोगों की तनख्वाहें उनके मालिक नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हालांकि हमारा जो किसान है उसने तो मोटरसाइकिलें डबल खरीद ली हैं, गाड़ियां डबल हो गई हैं, ट्रैक्टर डबल हो गए हैं। सो 60% आबादी जो हमारी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है उसके लिए तो महंगाई नहीं है। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता मजदूर है उसकी आमदनी डबल से भी बढ़ गई है, उसके लिए तो महंगाई नहीं हुई। इसी तरीके से जो हमारा टेक्सटाइल से वाबस्ता लेबर और मजदूर है उसकी तो नहीं हुई है। सो ये जो तबका है छोटा सारा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लोग ज्यादा शामिल हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से उनको महंगाई और हमें उसका एहसास है। उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी जरा अपने ओनर्स को कहें कि अभी 70 करोड़ रुपया हमने जारी किया है तो अपने मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये बारहा एक मामूल बन गया है कि वज़रा जो हैं अटैक कह लीजिए या पर्सनलाइज कह लीजिए कभी कभार कर लेते हैं, मगर फवाद चौधरी साहब से बहुत दोस्ती है, बहुत दो टोक बात करते हैं, बहुत अच्छा मिजाज रखते हैं। तो उन्होंने ये बात की, पहली दफ़ा नहीं की, कि शायद हमारी तनख्वाहें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये महंगाई नहीं समझ आ रही, या महंगाई को हम गलत तरीके से देख रहे हैं, या क़ुव्वत ख़रीद कितनी आम आदमी की बढ़ गई है, हम इसको नोटिस नहीं कर रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब के एतराज़ात पर आपके सामने कुछ डेटा रख देते हैं। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर इसी साल जून में मैक्रो पावर्टी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। पूरी दुनिया के ममालिक में गुर्बत की शरह का तखमीना लगाया गया है, और इसी तरह जनूबी एशिया के हवाले से भी मैक्रो पावर्टी आउटलुक फॉर साउथ एशिया पेश की गई है, कि जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इसी सफ़े पर पाकिस्तान के हवाले से फोरकास्ट लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसके पहले सफ़े पर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 4.4% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच चुकी है। और अगर $1.90 को कम से कम आलमी खत गुर्बत के तहत देखा जाए तो फिर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अफराद खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रिपोर्ट में मज़ीद ये लिखा गया है कि 40% घरानों को फूड सिक्योरिटी का मसला दरपेश है। दूसरा एतराज़ महंगाई के हवाले से था। आपको बताते चलते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के लिंक के ऊपर आप चले जाइए, जिसको आप खुद भी नाजरीन देख सकते हैं, www.finance.gov.pk। इसके ऊपर आप देखिए, जाके वेबसाइट की सेक्शन मंथली इकोनॉमिक अपडेट्स के ऊपर क्लिक कीजिए तो माहाना रिपोर्ट्स आपके सामने खुल जाएंगी। हमने दादोशुमार अगस्त 2021 रिपोर्ट से लेने थे और सामने रखे अभी, और रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 5 पर महंगाई के सेक्शन में वाज़े तौर पर यह दर्ज है कि जून में महंगाई की शरह 9.7% रही, जो कि जुलाई में कम होकर 8.4% पर आ गई है। मगर इसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 9 पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक की पेशन गोई की गई है। सफ़ा नंबर 10 पर आप देखिए, वाज़े तौर पर लिखा है कि सालाना बुनियादों पर अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 7.6% से 9.2% के दरमियान रह सकती है। और वज़ीर साहब के एक गुजारिश है, वज़ीर साहब अगेन जिस तरह का हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम करें, क्योंकि आपका काम गुर्बत और महंगाई में कमी लाना है और हमारा काम अवाम को बताना है कि आप घबराएं नहीं, हुकूमत मसरूफ़ है। दैट्स इट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।